बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन और फॉस्फोराइलेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को। अच्छा, रेस्पिरेशन तो आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन पता होगी। एक लाइन की डेफिनेशन है जो क्या कहती है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं, जिससे हमारे पास रिएक्शन कौन सा इस्तेमाल होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय रिडॉक्स रिएक्शन टू सिंथेसाइज एनर्जी। एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में बनती है और फूड हम यूज करते हैं एज अ ग्लूकोज। और रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे होते हैं। तो रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिससे हमारे पास क्या बनती है, एटीपी बन रही होती है। इसकी इक्वेशन हम देख लें तो इक्वेशन में देखो, ये हमारे पास आया ग्लूकोज, जिसको हम यूज करते हैं एज अ फूड। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन इसकी ब्रेकडाउन करवाता है और यहाँ पे रिएक्शन कौन सा यूज होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिससे हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ठीक है, एक ग्लूकोज से हमारे पास एटीपी बनते हैं समथिंग 36 to 38 एटीपी बन रहे होते हैं। ठीक है, 36 से 38 इतने बीच में एटीपी हमारे पास बन रहे होते हैं एक ग्लूकोज की पूरे हमारे पास रिस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर। तो हमारे पास एक ग्लूकोज है, ऑक्सीजन यूज होता है 6 मॉलिक्यूल, CO2 भी 6 बनते हैं, H2 भी 6 बनते हैं, लेकिन आपकी बुक में वो लिखा हुआ नहीं है, आपने ओवरऑल बस इसको देखना है। तो रिस्पिरेशन में फूड की ब्रेकडाउन की विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और हमारे पास क्या बना, एनर्जी बन गया। अब इसके स्टेप्स देखते हैं कि एक रिस्पिरेशन, जो हमने पूरा एक रिएक्शन लिख दिया, ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा होता है। ठीक है, पहले वाले स्टेप का नाम हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे। दूसरे का नाम है क्रेब्स साइकिल, इसमें एक साइकिल चलता है। साइकिल का मतलब जो चीज जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर आके एंड होती है, उसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक चेन चलती है जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे होते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन शॉर्ट ETC इसको हम कह रहे होते हैं। तो हमारे पास पूरा रिस्पिरेशन 3 स्टेप में हो रहा होता है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हमारे पास क्रेब्स साइकिल और तीसरा हमारे पास हो गया ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पहला वाला स्टेप हम डिस्कस करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इसमें हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर देते हैं और यहां पर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं, एक हमें ATP चाहिए होता है और दूसरा हमें NAD+ चाहिए होता है। ये 2 चीजें रिक्वायर्ड होती है जो ग्लाइकोलाइसिस करवा रही होती हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस अब 2 फेजेस में हो रहा होता है। पहले फेज का नाम होता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरे फेज का नाम ऑक्सीडेटिव फेज। जो प्रिपरेटरी फेज है इसमें ग्लूकोज, इस ग्लूकोज में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। यू नो कि ग्लूकोज हमारे पास हेक्सोज है, 6 कार्बन शुगर है। पहले स्टेप में 6 कार्बन शुगर टूट जाती है 3 कार्बन वाले शुगर के 2 मॉलिक्यूल में। इन शॉर्ट हम कहें तो ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल नहीं, 6 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कार्बन शुगर टूट जाती है 2 3 वाले इसके उसमें क्या नाम है, मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहते हैं ट्राइओस। यहाँ पे जो वर्ड है ना ट्राइओस, ट्राइओस का मतलब होता है 3 कार्बन शुगर और ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन शुगर। तो पहला वाला स्टेप जिसको हमने कहा प्रिपरेटरी फेज, इसमें एक ग्लूकोज टूट जाता है 2 ट्राइओस में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में ये जो 2 ट्राइओस थे ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 पायरोवेट में। बेसिकली पूरे हमने ग्लाइकोलाइसिस में हमने पायरोवेट बनाने होते हैं और जो पायरोवेट बनता है वो एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं, 2 पायरोवेट बन रहे होते हैं। जो पहला फेज है इसका दूसरा नाम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, इसमें हम एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, 2 ATP इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, एनर्जी यील्डिंग फेज, इसमें हम एनर्जी को यील्ड करेंगे, हासिल करेंगे, और यहाँ पे हम 4 ATP हासिल करेंगे, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं,
दो फेजेस में होता है, पहला प्रिपरेटरी और दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेटिव। प्रिपरेटरी में एक ग्लूकोज दो ट्रायोज में टूटता है और फिर दो ट्रायोज हमारे पास दो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको हम रिएक्शन में देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप भी बीच में से मिस करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक स्टेप्स के बारे में बता रहा हूं और साथ में मैंने इनके इन बिल्कुल आसान से स्ट्रक्चर भी बनाए हुए जिससे समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज, हमारे पास ग्लूकोज जो है कितने कार्बन शुगर है, 6 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है। अब इस ग्लूकोज में हम क्या ऐड करते हैं, एटीपी। एटीपी आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। पहले एटीपी में 3 फॉस्फेट थे, अब 2 फॉस्फेट हो गए। एक फॉस्फेट कहां चला गया, उसने वो ग्लूकोज को दे दिया। तो पहले ग्लूकोज था, अब क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 कार्बन शुगर है और इसके 6 वाले पे क्या लग गया, फॉस्फेट लग गया। ये पहला वाला स्टेप हमारे पास हो गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इस ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमर का मतलब होता है सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पे ग्लूकोज में भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन, बस अरेंजमेंट आगे पीछे होने की वजह से दोनों के नाम अलग हो जाते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दोनों में 6 कार्बन है और 6 वाले पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब यहाँ पर फ्रक्टोज को और भी एटीपी चाहिए होते हैं तो हम एक और एटीपी देते हैं। जब भी एटीपी आता है तो वो क्या देके जाता है, फॉस्फेट देके जाता है। एटीपी आया, इसने फॉस्फेट दे दिया। अब इसी को सिर्फ 6 पर फॉस्फेट लगे हुए थे, अब 1 वाले पे भी फॉस्फेट लग जाएंगे। तो 6 कार्बन शुगर के 1 पे भी फॉस्फेट लग गया और 6 वाले पे भी क्या लग गया, फॉस्फेट लग गया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। डाई मीन हो गया 2, एक हमारे पास 6 पोजीशन पर है और दूसरा हमारे पास 6 पोजीशन में, 1 और 6 पोजीशन में क्या लगे हुए, 2 फॉस्फेट लगे हुए। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हमारे पास 6 कार्बन शुगर है। अब ये टूट जाता है 3 कार्बन वाली शुगर में और इस 3 कार्बन वाली शुगर का नाम हमारे पास क्या है, ग्लाइसरल एल्डिहाइड। एक फ्रक्टोज से कितने ग्लाइसरल एल्डिहाइड बनेंगे, 2, क्योंकि 6 कार्बन है, 3 कार्बन में तोड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 2 हमारे पास बन गया ग्लाइसरल एल्डिहाइड और उनके फॉस्फेट कहां पर लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, इनके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा है। ये हमारे पास 3 कार्बन शुगर, 3 कार्बन शुगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइओज। यहाँ पे आके हमारे पास एक फेज जो है वो कंप्लीट हो गया जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। हमने यहाँ पे 2 एटीपी इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है, हमारे जेब से कोई चीज यहाँ पे चली गई है, खर्चा हो गया है, 2 एटीपी हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। तो पहला फेज यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया जिसमें 2 ट्राइओज शुगर बन गए। अब हमारे पास जो 2 ट्राइओज शुगर है, ये हमारे पास जो 2 हमारे पास बने ना 2 ग्लाइसरल एल्डिहाइड, अब इनकी फिर से हम इसमें फॉस्फेट ऐड करेंगे, लेकिन अभी इस मर्तबा फॉस्फेट हम एटीपी से नहीं लेंगे। एटीपी को बार बार यूज तो नहीं करेंगे ना, 2 मर्तबा एटीपी से हमने फॉस्फेट ले लिया, अब इनफ हो गया, हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी हम जो फॉस्फेट लेंगे वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेंगे। पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। अगर ये नहीं पता इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी को डिस्कस किया, वहां से जाके देख लेना, अपलोडेड है वो वाला। तो यहाँ पे हम 2 फॉस्फेट लेते हैं। तो पहले हमारे पास थे 2 ग्लाइसरल एल्डिहाइड और उनके 3 वाले पे फॉस्फेट लगा हुआ था। अब फिर फॉस्फेट आ जाएंगे 2, एक फॉस्फेट इसके 1 वाले पे लग जाएगा, एक फॉस्फेट इसके 1 वाले पे लग जाएगा। तो 2-3 कार्बन शुगर और दोनों उसके 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, 1 पे भी और 3 पे भी, 1 पे भी और 3 पे भी। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, इनके 1 पर भी फॉस्फेट लगा हुआ है और 3 पर भी फॉस्फेट लगा हुआ है। फॉस्फेट 2 हैं तो हमने वर्ड का यूज किया डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो हमारे पास 2 ग्लाइसरल एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, 2, 1 और 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो हमारे पास बन गया डाइफॉस्फोग्लिसरेट। डाई मतलब 2 फॉस्फेट लगे हुए, 1 पर भी और 3 पर भी लगे हुए। और यहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, 2 NAD+ को लेकर आते हैं और इससे हम 2 NADH2 बना देते हैं। जैसे मैंने बताया था NAD+ रिक्वायर्ड होता है, ATP रिक्वायर्ड होता है, तो ये वाला काम यहीं पर हो जाता है। स्टेप्स याद रखना। अब हमारे पास ये हो गया, अब बहुत फॉस्फेट दे दिए, बहुत कुछ खिला दिया, अब हमने इसको वापस लेना है।
अब इससे हमने फोस्फेट वापस भी तो लेने, बहुत फोस्फेट हमने इसको दे दिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला स्ट्रक्चर है 3 कार्बन वाले 2 शुगर है जिसके दोनों साइड पे फोस्फेट लगे हुए हैं, इसके जो 1 वाले है ना, इन शुगर को हम, इन फोस्फेट को हम निकाल देंगे। तो इन फोस्फेट को हम निकालेंगे, इन 2 फोस्फेट को लेने के लिए 2 एडीपी आएंगे। 2 एडीपी आगे क्या बना देंगे, 2 एटीपी बना देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 एटीपी निकाले, 1 वाली पोजीशन में जो 2 फोस्फेट थे वो निकल गए। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने। इन 2 मॉलिक्यूल के जो फोस्फेट है वो कहां लगे हुए, 3 पोजीशन। 2 3 कार्बन वाली शुगर, इसके 3 पोजीशन पे फोस्फेट लगे हुए, और इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, इसका हमारे पास नाम हो गया फोस्फोग्लिसरेट। यहाँ लगाया हुआ था डाई, डाई का मतलब 2 था, दोनों पोजीशन में था। अब एक एक पोजीशन में तो हमने डाई को हटा दिया। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने 3 फोस्फोग्लिसरेट के, इनके 3 कार्बन पे क्या लगे हुए, फोस्फेट लगे हुए। अब हम इस फोस्फेट को अरेंज करेंगे, 3 कार्बन से 2 कार्बन पे ले आएंगे। अब 3 कार्बन से 2 कार्बन पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, पहले 3 कार्बन पे, अब कौन से कार्बन पे आ गए, 2 फोस्फोग्लिसरेट। दोनों एक ही चीज है, बस इसके फोस्फेट को हमने सेकंड पोजीशन पे ले आया, पहले थर्ड वाले पे था, अब सेकंड वाले पे ले आया। अब इसके बाद एक और स्टेप होता है जिसमें हमारे पास जो 2 हमारे पास मॉलिक्यूल जो है ना, जिसको हम कह रहे हैं फोस्फोग्लिसरेट, अब ये कन्वर्ट हो जाता है पेप में, पीईपी। दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही होते हैं। अब ये पेप में कन्वर्ट हो जाता है। पेप की फुल फॉर्म क्या हमारे पास, फोस्फोइनोल पायरोवेट। अब फोस्फोइनोल पायरोवेट से हम फिर क्या करते हैं, 2 एटीपी फिर निकालते हैं। तो इसके पास जो 2 फोस्फेट लगे हुए थे ना, ये फोस्फेट भी निकल जाते हैं। तो अब हमारे पास 2 ऐसे मॉलिक्यूल बनेंगे जिनके पास फोस्फेट नहीं होगा। पहले हमने फोस्फेट दिए, फिर हमने फोस्फेट निकाल लिए, पूरा हमने यही काम किया, और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 पायरोवेट बन जाएंगे। इस वाले फेज को हम कहते हैं एनर्जी यील्डिंग फेज। यहाँ पे हमने एनर्जी को यील्ड किया। अब ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल हम देखें एटीपी हमने कितने यूज किए, 2 एटीपी हमने यहाँ पे हासिल कितने किए, 4 एटीपी हासिल किए। अगर आपसे कोई पूछे नेट गेन बताओ कि नेट कितने गेन हुए, तो नेट गेन हमारे पास हुए 2 एटीपी। 2 एटीपी हमारे पास नेट गेन है। नेट गेन का मतलब क्या होता है, 4 हमने हासिल किए, जिसमें से 2 तो हमने स्टार्टिंग में यूज कर लिए थे, तो हमारे पास तो 2 ही बच जाएंगे ना, क्योंकि 4 में से 2 तो हम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हमारे हो गए थे। तो इस पूरे रिएक्शन में 4 एटीपी बनते हैं, नेट गेन 2 ही होता है, और 2 हमारे पास बनते हैं NADH2। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइसिस का। अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने पहला वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया, जिसको हमने ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया। ग्लूकोज को हमने 2 पायरोवेट में तोड़ दिया। अब जो जितना भी काम हो रहा था ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब इसके बाद एक छोटे से एक वो लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम जाएंगे क्रेब्स साइकिल के ऊपर। अब हमारे पास रिस्पिरेशन की टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, पहले भी आपने पढ़ी होगी। एक को कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, या दूसरा नाम इसका फर्मेंटेशन, और दूसरा हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी जानदार हैं जिनमें फूड की ब्रेकडाउन होती है और बाद में जो दूसरे काम होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है हमारे पास, वो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, तो वहां तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, तो उनके अंदर जो रिस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक होती है। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन या फर्मेंटेशन 2 टाइप की होती है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा या लैक्टेट बनेगा, और एल्कोहलिक में हमारे पास एल्कोहल बनेगी। तो पहले हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला। ये वाला रिएक्शन ज्यादातर हमारे मसल्स में होता है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो तब हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो हमारे मसल्स में मौजूद फूड जो है वो टूट जाता है, और उससे हमें 2 एटीपी मिलते हैं। अब होता क्या है, 2 पायरोवेट जो हमने ग्लूकोज को तोड़ के बना दिए, अब 2 पायरोवेट हमारे पास 3 कार्बन शुगर है। अब इस पायरोवेट की हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से हम हाइड्रोजन को निकाल देंगे। 2 पायरोवेट है तो हाइड्रोजन भी कितने निकालेंगे, 2 निकालेंगे, और इस हाइड्रोजन को लेने के लिए कौन आएगा, NADH2 आएगा। नहीं सॉरी, हम इसकी करेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड कर देना। तो इस पायरोवेट में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे 2 पायरोवेट में। तो इस पायरोवेट में 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, वो 2 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे कहां से, वो देने के लिए आएगा NADH2। 2 NADH2 आएंगे, वो अपने 2 हाइड्रोजन इसको देके क्या बन जाएंगे, NAD+ बन जाएंगे। तो जब भी किसी चीज में हाइड्रोजन को ऐड करो
तो उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन को रिमूव करो तो वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। 3 कार्बन वाले शुगर जो पायरोवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। लैक्टेट में हमारे पास 3 कार्बन वाला ही होता है। 2 पायरोवेट से 2 लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लैक्टिक एसिड वाला। नेक्स्ट एल्कोहलिक। एल्कोहलिक होता है बैक्टीरिया में या यीस्ट में, ठीक है। इसमें कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी। इसमें भी कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी। अब ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जो पायरोवेट हमने पहले स्टेप से बना दिया जिसका नाम था ग्लाइकोलाइसिस, उससे 2 पायरोवेट बनाए जिसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। तो इस रिएक्शन में हम पहले पायरोवेट की करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन को निकाल दो, डी का मतलब होता है रिमूवल। तो 3 कार्बन वाला शुगर है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इससे जो कंपाउंड बनेगा उसमें 2 कार्बन होंगे, तो इससे हमारे पास बनता है एसिटाइल। एसिटाइल में 2 कार्बन होते हैं और कितने एसिटाइल बनते हैं, 2 एसिटाइल बनते हैं। और एक कार्बन जो रिमूव हुआ वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। तो 2 पायरोवेट से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं और 2 एसिटाइल बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसी एसिटाइल की हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन अभी हमने डिस्कस किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए कौन आएगा, NADH2 आएगा। 2 हाइड्रोजन ऐड किए, NADH2 NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये एसिटाइल की रिडक्शन के बाद क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। 2 एसिटाइल थे तो इथाइल अल्कोहल भी कितने बनेंगे, 2 ही इथाइल अल्कोहल हमारे पास बनेंगे। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और यीस्ट में होती है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन 2 टाइप्स की है हमारे पास, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक। लैक्टिक एसिड में पायरोवेट में हमारे पास लैक्टेट बनेगा, दोनों 3-3 कार्बन है। दूसरा वाला 2 स्टेप में हो रहा है। पहले वाले में हम 1 कार्बन निकाल देंगे जिससे हमारे पास एसिटाइल बनेगा, दूसरे वाले में एसिटाइल से हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये तो अब एनारोबिक वाली कंडीशन हो गई है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं एरोबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो रिस्पायरेशन किसी ऐसे जानदार में हो रही हो जो ऑक्सीजन यूज करता है तो उसके अंदर कौन सी वाली होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन। अब इसमें हमने जो ये बनाया था ना पायरोवेट, अब ये पायरोवेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल है इसमें पायरोवेट एंट्री नहीं कर सकता, पायरोवेट उसमें नहीं जा सकता, तो वो एक इंटरमीडिएट बनाता है, किसी और को बेचता है। जहां हम खुद नहीं जा पाते तो हम किसी और को बेच देते हैं वहां पर। इसी तरह से पायरोवेट क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए 3 काम होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम यहाँ पे होती है डीकार्बोक्सिलेशन। पायरोवेट में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। 1 कार्बन निकाला तो अभी जो कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। तो पायरोवेट में 3 कार्बन थे, 1 कार्बन हमने CO2 की फॉर्म में निकाल दिया, तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का इसका उलट प्रोसेस कर दो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसको लेने के लिए कौन आएगा, NAD+ लेने के लिए आएगा और वो क्या बना देगा, NADH2 बना देगा, ठीक है। ये तो दूसरा काम हो गया, इसकी हमने ऑक्सीडेशन भी कर दी। तीसरा काम क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है कोएंजाइम ए। इसमें कोएंजाइम ऐड हो जाता है, इसको जो बाद में जाके क्या बना देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है। अच्छा, यहाँ भी हमने इसी तरह कुछ बनाया था, एसिटाइल बनाया था, 2 कार्बन वाला शुगर। यहाँ भी 2 कार्बन वाला शुगर है, दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे कोएंजाइम ए आके ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पायरोवेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। 3 काम होते हैं यहाँ पर। पहला हमारे पास यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, NADH2 बनते हैं और कोएंजाइम ए को हम ऐड करते हैं। हमारे पास जो पायरोवेट थे वो कितने थे, 2। NADH2 कितने बनेंगे, 2। CO2 कितने रिमूव होंगे, 2। और एसिटाइल कोएंजाइम कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया ना, ये वाला काम माइटोकॉन्ड्रिया के बार-बार हो रहा होता है। अब जब एसिटाइल कोएंजाइम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री मार सकता है। अब ये एंट्री मारेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और अंदर जो मैट्रिक्स होती है वहां पर जाके ये चलाएगा एक साइकिल, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्रेब्स था, तो उसी की वजह से इसका नाम रख दिया क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास बनता है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। और तीसरा नाम इसका हमारे पास है TCA साइकिल। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। हमारे पास जो वो बनता है ना सिट्रिक एसिड, इसके पास हमारे पास होते हैं
3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप, मतलब COOH वाले कितने ग्रुप होते हैं इसके पास? 3 होते हैं। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? TCA साइकिल भी हो गया हमारे पास। तो 3 नाम है इसके, नाम आपने याद रखना है। और एक चीज बता दूं, पूरा जो साइकिल है उसमें हमने NADH2 बनाना है, FADH2 बनाना है और ATP बनाना है। NADH2 हमने बनाना है इसमें 3, FADH2 हमने बनाना है 1 और ATP हमने बनाना है 1। अब पूरे रिएक्शन में 4 मर्तबा ऑक्सीडेशन होगी, पूरे रिएक्शन में 4 मर्तबा ऑक्सीडेशन होगी। स्टेप वाइज मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक वे भी बता दूंगा जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट कहां से होता है? एसिटाइल कोएंजाइम A, जिसमें कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे। ये तो हमने यहां डिस्कस कर लिया। 3 कार्बन से किस में कन्वर्ट हो गया? 2 कार्बन वाले शुगर। अब एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, और इसका वेट कौन कर रहा होता है? ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट वहां पर पहले से मौजूद होता है, जिसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन जब ये मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा 6 कार्बन वाला कंपाउंड, और इस 6 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सिट्रेट कहते हैं। और ये कोएंजाइम A जो है ये यहां से रिमूव हो जाता है। कोएंजाइम A का एक ही काम होता है, आना, रिएक्शन करवाना और फिर चले जाना। तो ऑक्सैलोएसीटेट और ये प्लस होकर क्या बनाते हैं? सिट्रेट। अब सिट्रेट जो है इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये किस में कन्वर्ट होता है? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कुछ याद आ रहा है? पिछले हमने इसको डिस्कस किया कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर जिनके अंदर मोलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, अरेंजमेंट आगे पीछे हो, तो उनको आइसोमर कहते हैं। इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, दोनों में अरेंजमेंट का फर्क है, तो यहाँ पे अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? आइसोसिट्रेट में। अब हमने इसकी 4 मरतबा ऑक्सीडेशन करवानी है। जब भी ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास NADH2 बनेगा। ठीक है, तो पहली ऑक्सीडेशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इसमें से 1 कार्बन हम निकाल देते हैं, किस फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में। तो अब जो कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? उसमें 5 कार्बन होंगे, जिसका नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। इसमें 5 कार्बन है। और यहाँ पे हम इसकी पहली ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसमें हम रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को। उसको लेने के लिए कौन आता है? NADH2 आता है। ये NAD+ आता है और ये हाइड्रोजन को लेके क्या बना देता है? NADH2 बना देता है। एक NADH2 हमने बना दिया, 2 और बनाने। तो पहला वाला स्टेप याद रखो, पहले सिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट बना। अब आइसोसिट्रेट की पहली मर्तबा ऑक्सीडेशन हो गई, जिससे हमने 1 कार्बन भी निकाल दिया। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट हमारे पास मौजूद है, जिसमें 5 कार्बन है। अब इस 5 कार्बन में से 1 कार्बन फिर हम निकालेंगे, तो अब जो कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे, जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब यहाँ पे भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, NAD+ आता है और इससे 2 क्या बन जाते हैं? इससे क्या बन जाते हैं? NADH2 बन जाते हैं। हमारे पास कितने बन गए? 1 और 1, ये 2 बन गए हमारे पास। ठीक है, NADH2। और यहाँ पर भी हमने CO2 को रिमूव कर दिया। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? एक और काम करते हैं, या हम कोएंजाइम को ऐड करते हैं, जो इसमें ये रहा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब एक कोएंजाइम आगे रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर से देखो, एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऑक्सैलोएसीटेट, एसिटाइल कोएंजाइम मिलके सिट्रेट बनाया। अब सिट्रेट ने आइसोसिट्रेट, आइसोमर में कन्वर्ट हुआ। अब इसके साथ ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अब फिर ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन गया? सक्सिनाइल कोएंजाइम A, जिसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब कार्बन रिमूव नहीं होंगे, एंड तक 4 ही कार्बन हमारे पास रहेंगे। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A ना फॉस्फेट को रिमूव करता है। अब इस फॉस्फेट को वैसे आमतौर पर लेने के लिए ADP आता है, लेकिन यहाँ पे कौन आता है? GDP आता है। GDP आता है, फॉस्फेट को लेके क्या बना देता है? GTP बना देता है। अब GTP के पास 3 फॉस्फेट है, इसके पास फॉस्फेट लेने के लिए कौन आता है? ADP आता है। ADP फॉस्फेट लेके एक ATP यहाँ बना देता है। ठीक है, यहाँ पे ADP नहीं आता फॉस्फेट लेने के लिए, GDP आता है। ठीक है, ये A क्या है, G क्या है, हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है ये। तो यहाँ पर ये आता है और एक ATP बनता है। एक टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम हम रिमूव कर देंगे, कोएंजाइम A रिमूव हो गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सक्सिनेट में। सक्सिनेट में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब फिर से हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या रिमूव करवाते हैं? हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे NAD+ थक चुका है, वो अब नहीं आएगा। तो फिर कौन आता है? FAD+ आता है। FAD+ आगे क्या बना देता है? FADH2 बना देता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक FADH2 बन गया। ये वाला टास्क भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जब सक्सिनेट से हम फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास फ्यूमरेट बन जाता है। फ्यूमरेट में कितने कार्बन है? 4 ही कार्बन है। अब जो फ्यूमरेट है, इसमें से वाटर को रिमूव करते हैं तो ये मेलेट बन जाता है। मेलेट में भी कितने कार्बन है?
4 कार्बन है। अब लास्ट टाइम हम इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं जिसमें NAD+ आता है और NADH2 बनाता है, तो यहाँ पे चौथा हमारे पास NADH2 बन जाता है और हमारे पास चौथा नहीं सॉरी यहाँ तीसरे पे तो हमारे पास ये बना था ना FAD2, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको याद किस तरह से करना है, याद आपको इस तरह से होगा कि आप इसको ना पहले अरेंज कर दो। अरेंज किस तरह करोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4। आप लोग पहले एक साइड का याद करो, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट और हमारे पास क्या आ गया सक्सिनल कोएंजाइम है। फिर 4 इस साइड के याद कर लो, तो हमारे पास आ गया सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सैलोएसिडेट। 4 मरतबा ऑक्सीडेशन करवानी है, वो पॉइंट नोट कर लो कि कहां पे करवानी है। यहाँ देख लो, इस स्टेप में 2 मरतबा होगी और इस स्टेप में 2 मरतबा होगी और एक हमारे पे एटीपी बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और इसकी 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करोगे तो फिर उससे भी आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरा जो एक साइकिल चला, एक साइकिल के लिए एसिडाइल कितने चाहिए थे, 1 चाहिए था, और एक पायरोवेट से कितने एसिडाइल बनाए, 2 बनाए। तो मतलब जो पायरोवेट से एसिडाइल बनेंगे वो 2 बनेंगे, तो ये साइकिल कितनी मरतबा चलेगा, 2 मरतबा चलेगा। 1 मरतबा चला तो हमें ये हासिल हुआ, 2 मरतबा चलेगा तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। एक एसिडाइल से 1 मरतबा चलेगा, फिर दूसरा एसिडाइल भी तो आएगा ना, इससे फिर दूसरी मरतबा भी चल जाएगा। फिर हमारे पास NADH2 बनेंगे, कितने बनेंगे, ये 6 बनेंगे। FADH2 कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2, और ATP कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2। ये आप चीजें याद रखना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अभी तक ओवरऑल हमारे पास NADH2 कितने बन गए, NADH2 हमारे पास बन गए 10, 6 यहां बने और 2 यहां बने और 2 हमारे पास बने थे ग्लाइकोलिसिस में, तो 6 NADH2 बने हमारे पास अभी तक, और FADH2 भी हमारे पास बन गए, अच्छे खासे 2 बन गए, और ATP भी हमारे पास यहाँ बने 2 और वहां 4 बनाए थे, 2 नेट गेन हो गया था। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन का लास्ट जो टॉपिक है या लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसे ETC भी हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये वाला रिएक्शन कहां पर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। इसमें यूज क्या क्या होता है वो पहले देखते हैं। पहला है कोएंजाइम Q, वहां पे हमने कोएंजाइम A डिस्कस किया, यहाँ पे कोएंजाइम Q। उसके बाद क्या होते हैं, हमारे पास साइटोक्रोम्स होते हैं बहुत सारे। साइटोक्रोम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं। ये साइटोक्रोम B है, C है, A है और A3 है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, ATPase पंप है। तो उसको छोड़ के हम डायरेक्ट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। आपको पता है जितने भी मेम्ब्रेन है वो बनी होती है फोस्फोलिपिड से, तो ये हमारे पास फोस्फोलिपिड की बायलेयर की मेम्ब्रेन है। अब इसमें हमारे पास बने हुए कॉम्प्लेक्सेस, 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आपकी बुक में ये वाला नहीं बना हुआ। पहले वाले का नाम NADH2 रिडक्टेस, दूसरे वाला नहीं, तीसरा वाला BC कॉम्प्लेक्स, चौथा वाला हमारे पास A और A3 कॉम्प्लेक्स, और लास्ट वाला हमारे पास ATPase कॉम्प्लेक्स। होगा क्या ये देखते हैं, बहुत आसान है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन होती है NADH2 की। NADH की ऑक्सीडेशन मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, 2 हाइड्रोजन इसमें से बाहर आते हैं और इसमें से निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 2 क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। NADH2 से 2 हाइड्रोजन बाहर आए और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अब इस इलेक्ट्रॉन को फिर कौन रिसीव करता है, इसको रिसीव करता है हमारे पास कोएंजाइम Q। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे H+ मौजूद होते हैं बहुत सारे, यहाँ से भी आ गए, तो इस इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे ना H+ को अट्रैक्ट करता है, ये अपने पास बुलाता है। H+ इसके पीछे आते आते ना इसको खींच के ना यहाँ पे ले आता है, तो H+ एक अंदर आ जाता है, अंदर H+ आ गया। जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा अंदर क्या आएगा, H+ आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब मूव होते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी से हम क्या बना देंगे, ATP बना देंगे। तो एक ATP हमारे पास यहाँ बन गया। NADH2 टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन अंदर आ गया था और ये आगे जाते हुए इसने क्या बना दिया, ATP बना दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा, इसको रिसीव करेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स BC कॉम्प्लेक्स, और फिर जब ये आगे मूव होते हुए जा रहा होगा इसके पास, लास्ट में पहुंचता है 4 कॉम्प्लेक्स के पास, जो हमारे पास A और A3 कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी क्या बना देगा, एक ATP बना देगा। ठीक है, तो एक ATP यहाँ बन गया, एक ATP यहाँ बन गया, कितने ATP बन गए, 2। और जब ये यहाँ से भी मूव होते हुए जाता है तो अंदर किस चीज को भेज देता है, H+ को। यहाँ भी अंदर किस चीज को भेज देता है, A+ को। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जब पहुंचते हैं ना, यहाँ से होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, अभी आगे नहीं जाते, यही इनका लास्ट यहीं पर ही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए कौन बैठा होता है, ऑक्सीजन। ये हमारे पास होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर,
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं, 2 प्रोटॉन लेता है, इन तीनों को मिलाकर क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो हमारे पास रिस्पिरेशन में जो वाटर बन रहा होता है ना, वो यहाँ पर जाके बन रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ क्या, एक NADH2 से हमने 2 ATP बनाए। अब अंदर जो H+ आ गए ना, इस H+ को हमारे पास ये ATPase जो पंप है ये अपने पास खींचता है। यहां से H+ जब मूव होके बाहर जाएंगे तो इसकी एनर्जी से भी क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। तो एक NADH2 कितने ATP बनाता है, ये हमारे पास 3 ATP बना रहे होते हैं। तो एक यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना और तीसरा जाके हमारे पास यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ATPase पंप। अंदर H+ ज्यादा है, बाहर H+ कम है, तो अंदर से बाहर मूव होके जाएंगे, इसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया NADH2 का। एक NADH2 ने हमारे पास 3 ATP बना दिया। एक FADH2 कितने ATP बनाता है, 2 ATP बनाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि FADH2 जो है वो रिसीव होता है हमारे पास कहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे। यहां पर आया हमारे पास, इसने यहां से 2 प्रोटॉन निकाले और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इसी तरह से यहीं पर जाएंगे, एक ATP यहां बनाएंगे, दूसरा ATP, एक ATP यहां बनेगा, दूसरा ATP फिर कहां बन जाएगा, H+ के पास बन जाएगा। NADH2 ने 3 ATP बनाए, क्योंकि पहले वाले कॉम्प्लेक्स से होते हुए जब ये यहां जा रहा होता है तो एक ATP यहां बना देता है। FADH2 रिसीव ही यहीं पर होता है, तो ये आगे जाते हुए एक ATP बना पाता है। बस आते हुए एक ATP यहां भी बना और दूसरा ATP यहां पे बन गया, तो 2 ATP बन पाते हैं। तो एक FADH2 हमारे पास 2 ATP बनाता है और लास्ट में आपने क्या याद रखना है, एक ग्लूकोज हमारे पास 36 से 38 ATP बना रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा रिस्पिरेशन डिस्कस कर लिया, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।